सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मॉल कैप जो पर्सनली अभी मैंने अपने वॉच लिस्ट में लगा रखे हैं कि जब भी मार्केट में स्मॉल कैप में जब भी एक डीप कट आएगा, मतलब बहुत ही अच्छा करेक्शन आएगा, तब मैं पॉसिबली उसमें ऐड कर सकता हूं। बट यहाँ पे मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है आपको, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप जो है वो उसके नेचर से ही बहुत ही वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे हमें मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरी बात ये कि ये हमने एक लिस्ट बनाया है वीएम स्मॉल कैप लिस्ट की, जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल कैप जो है वो हमने पर्सनली स्टडी करके रखे हैं, रिसर्च किए हुए हैं। तो उसमें से अभी हम पर्सनली जो टॉप 5 जो है स्टॉक्स, उसी को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या है, उसके हेडविंड रह सकते हैं, क्या टेलविंड रह सकते हैं, और आखिरी में हम उसको एक पर्सनली एक जो मैट्रिक्स वगैरह यूज करता हूँ, पैरामीटर्स जो मैं यूज करता हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला स्टॉक जो है वो है इथोस, जो शायद आपने नाम सुना भी होगा पहले। तो इथोस जो है वो इनिशियली 2003 में कंपनी जो है उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब उसका जो पेरेंट है वो KDDL करके है, जो कंपनी जो है वो लिस्टेड है। तो यहाँ पे इथोस जो है उसका अगर हम पॉजिटिव अगर हम देखना चालू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी जो प्रोडक्ट जो सेल करती है वो सेगमेंट ऐसा है कि जहाँ पे कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन प्रूफ है। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन प्रूफ है। इन्फ्लेशन प्रूफ मतलब कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ भी जाता है या इन्फ्लेशन कम भी हो जाता है तो भी कंपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है तो उसमें बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट आएगा। मतलब कंपनी क्या बेचती है अभी के लिए, वो एकदम प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, लग्जूरियस जिसको हम बोल सकते हैं, वैसी वॉचेस है वो अभी बेच रही है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स है कि जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल राडो हो गया, रोलेक्स हो गया, फिर हर्मिस है। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स कंपनी के साथ अभी उसने पार्टनरशिप कर रखा है कि जहाँ पे वो एक्सक्लूसिवली इंडिया में वो उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा ये चीज़ भी है कि कंपनी जो है वो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वॉचेस में ही डील कर रही है। मतलब कंपनी अभी ट्राई कर रही है कि दूसरी जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स आती है, जैसे कि लेडीज पर्स हो गया, बेल्ट्स हो गए, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है जो अच्छी से अच्छी ब्रांड्स, मतलब जो प्रीमियम ब्रांड्स रहती है, अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स रहती है, उसकी प्रोडक्ट वो इंडिया में सेल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि मिडिल क्लास अगर कोई होता है, तो अगर कोई कंपनी मिडिल क्लास सेगमेंट में अगर कैटर करती है तो वहां पे कंपनी को चैलेंजेस आ सकते हैं। बट अगर कोई अल्ट्रा रिच आपका अगर कस्टमर सेगमेंट है तो वहां पे इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये एक चीज मुझे इथोस के बारे में बहुत अच्छी लगती है। कंपनी का ये जो है बहुत ही पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखने जाएं तो धीरे धीरे मतलब इंडिया में जहाँ पे इथोस अभी ऑपरेट कर रहा है, तो इंडिया में धीरे धीरे डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है हाउस होल्ड का। तो इसकी वजह से अगर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो लोग जो है वो प्रीमियम चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा करेंगे। इसकी वजह से भी इथोस में एक टेलविंड हो सकता है। जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे लोग और प्रीमियम चीज़ों पे खर्चा करेंगे और इथोस की जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया दूसरा है टेलविंड्स। फिर तीसरा है कि कंपनी जो है ना, कंपनी के जो प्रमोटर है उनका फोकस है कि वो पूरे इंडिया में अपने जो स्टोर्स है वो इंक्रीज करे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो माइंडलेसली अपने जो स्टोर्स है उनको इंक्रीज करे। कंपनी के जो प्रमोटर है मिस्टर साबू, तो वो कंपनी के जो भी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है उसको वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और वो धीरे धीरे अपना जो स्टोर्स का जो काउंट है इंडिया में उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि कंपनी जो अपना इंटरनल जो कैश फ्लो आता है उससे वो उसको फंड करेगी। मतलब इससे जरूरी नहीं है कि कंपनी को बाहर से भी पैसा उठाना पड़े। तो ये एक चीज है कि जो हमें दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ग्रेजुअली अपनी जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है उसको एम्प्लॉय कर रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे रिपीट सेल्स का नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अगर उठा के आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि कंपनी का जो रिपीट सेल्स है, मतलब जो रिपीट कस्टमर जो कंपनी के पास आते हैं, इथोस के पास आते हैं, वो अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक दिखाता है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी तरह से बेच पा रही है, प्लस कंपनी अपने कस्टमर्स को भी रिटेन कर पा रही है उनके फ्यूचर परचेसेस के लिए। तो ये एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है इथोस के लिए। अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब जब से हमारे पास कंपनी का जो डेटा है अगर वो हम देखें
तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इथोस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर कंपनी अपने जो सप्लायर है, मतलब जो रोलेक्स हो गया, राडो हो गया, ऐसी बहुत सारी और भी ब्रांड्स है, अगर उनके साथ अगर अच्छे टर्म्स अगर वो नेगोशिएट कर पाते हैं तो कंपनी जो है वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकती है और अल्टीमेटली वो जो है वो शेयर होल्डर की वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये एक चीज़ अभी के लिए पॉजिटिव है इथोस के लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मिस्टर साबू करके जो उनके फाउंडर है, तो वो IIM अहमदाबाद से उन्होंने ग्रेजुएट किया है, तो ये एक अगेन अच्छी बात है इथोस को लेके। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम देखने जाएं तो 2 डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है इस कंपनी को। तो मतलब 2 डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अगर ये पॉइंट को डिस्कस करने का मेन मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी ने बहुत सारी साइकिल्स देख चुकी है। मतलब 2008 का क्राइसिस आ गया, फिर उसके बाद 2020 मतलब कोविड आ चुका है, और तो इस तरह की कंपनी ने ऑलरेडी साइकिल्स देख लिया है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे अगर ऐसी कोई भी अगर ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट आता है तो कंपनी, मतलब हम ऐसा इन्फर कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो कैपेबल है कि अगर इस तरह का अगर कोई भी इवेंट आता है तो अब वो कैसे उनको नेविगेट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि अगर हम इथोस का देखें तो जो लास्ट 5 साल का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो वो अच्छा है, मतलब समवेयर अराउंड 15-20% के आसपास कंटिन्यूसली वो अपना जो सेल्स का ग्रोथ है वो करता जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये इथोस के जो पॉजिटिव्स हो सकते हैं, जो टेलविंड्स हो सकते हैं, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो अभी जैसे हम सबको पता है कि किसी भी कंपनी को लेके वहाँ पे पॉजिटिव्स भी होंगे और नेगेटिव्स भी होंगे, तो ये हमने अभी डिस्कस किया पॉजिटिव्स। तो अगर नेगेटिव्स की अगर हम बात करने लगे तो अभी के लिए मतलब जहाँ पे कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है, तो वहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट अराउंड 75 to 85 के रेंज, 85 पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के रेंज में अभी वो ट्रेड कर रही है, विच इज़ अ वेरी हाई। तो ये एक चीज़ हमें देखना है, मतलब कंपनी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव्स है, कंपनी में टेलविंड्स भी बहुत है, बट अगर हम उसकी वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट उसका एक ड्रॉबैक है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो अच्छा खासा नहीं है। मतलब अगर लास्ट ईयर का भी अगर हम देखें तो वहाँ पे नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था। इसका मतलब क्या है कि कंपनी सेल्स तो कर रही है, कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच तो रही है, बट वहाँ से पैसा जो आना चाहिए वो सही से आ नहीं रहा है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे इथोस को लेके। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जब आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर सही नहीं है तो वहाँ पे आपको अगर लेट से फ्यूचर में अगर आपको एक्सपांड करना है, नया स्टोर अगर डालना है, तो वहाँ पे आपको बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा। और आई थिंक वेरी रिसेंटली इथोस ने एक QIB भी किया था, तो उसका मतलब पर्पज यही है कि QIB तभी करना पड़ता है कि जब कंपनी के पास कैश नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखना है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि डेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कंपनी में डेट जो है उसके जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाई डेट है या मॉडरेट डेट है, ऐसा कुछ नहीं, बट कंपनी में जो डेट का एक जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें देखना होगा फ्यूचर में कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उसको कैसे मैनेज करता है। और जैसे डेट बढ़ता जाएगा ऐसे होगा क्या कि हाई इंटरेस्ट रेट अगर सिनारियो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर रहता है तो वहाँ पे कंपनी को उसका जो इंटरेस्ट का जो कॉस्ट आता है वो बढ़ता जाएगा और इसकी वजह से जो प्रॉफिट आएगा कंपनी में वो कम होता जाएगा। तो ये चीज़ है डेट के साथ। फिर नेक्स्ट अगर हम चैलेंज देखें कंपनी में तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है वो कंटिन्यूअसली अपना स्टेक जो है वो बेचते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में, कि जहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा एक चीज़ आपको ये देखना है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 50-60% इतना होल्डिंग अगर होगा तभी जाके हमें भी एक ट्रस्ट आएगा कि नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको भी अपना जो वेल्थ है, जो स्टेक उन्होंने लगा रखा है, उसके लिए वो लोग मेहनत करेंगे। बट अगर प्रमोटर ही खुद अगर अपना जो स्टॉक है, अपना जो स्टेक है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, मतलब जो बाहर से पब्लिक इन्वेस्टर जो है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो सकता है। तो ये एक चीज़ अच्छी बात नहीं है। प्लस अगर प्रमोटर अगर बेचता जाएगा तो मार्केट में जो है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एग्जिस्टिंग और पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो ये चीज हमें याद रखनी है जब भी आप इथोस में इन्वेस्ट करते हो। तो फिर नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री डेज एंड वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो बहुत ज्यादा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100+ इन्वेंट्री डेज एंड वर्किंग कैपिटल डेज है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा है, मतलब समवेयर अराउंड 100, 120, 150, अगर इतना ज्यादा अगर आपका वर्किंग कैपिटल डेज एंड इन्वेंट्री डेज है, मतलब आपका जो कैपिटल है वो उसमें ही लॉक हो जाएगा। और आपका जो ग्रोथ, अगर आपको लेट से कि अगर आपको ग्रोथ करना भी है फ्यूचर में, तो वो उसके लिए आपको, जैसे हमने पहले भी बोला कि आपको QIP ऐसा करना पड़ेगा और आपका जो इक्विटी है वो डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट को एक फोकस करना चाहिए कि वो कैसे अपना इन्वेंट्री डेज, वर्किंग कैपिटल डेज जो है उनको वो रिड्यूस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो कंपनी के पास जल्दी आ सके। फिर नेक्स्ट अगर
हेडविंड या चैलेंज अगर हम बोले इथोस के लिए, तो वो ये है कि कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है कि जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वहां से भी वो कंपटीशन फेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए इथोस का जो मेजोरिटी जो पोर्टफोलियो है, मेजोरिटी जो रेवेन्यू है वो आता है उनका जो वॉच वगैरह का बिजनेस है उनमें से। तो अभी के लिए ऐसा है कि लोग अगर प्रीमियम सेगमेंट में है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एप्पल है, फिर सैमसंग है, वो भी अभी इतनी प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरीज में भी वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हैं, अपनी जो वॉचेस हैं वो सेल कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कंपटीशन कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे इथोस क्या कर सकती है कि उनका जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है उसको कंपनी डाइवर्सिफाई कर सकती है, मतलब बैग्स हो गया, बेल्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी अदर चीज़ों में वो अपना अगर प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है अगर वो उसको डाइवर्सिफाई करता है देन इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर इथोस। तो ये था इथोस जो सबसे पहला स्टॉक जो मेरी रडार पे अभी के लिए है। अब दूसरा ये कि हमने अभी भी ये जो 5 स्टॉक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी हमने किसी भी तरह की पोजीशन अभी हमारी नहीं है, बट फ्यूचर में अगर हमें मौका मिलता है तो हम कभी भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आप हमेशा याद रखना और इसको इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं उसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। तो ये हो गया हमारा पहला आइडिया। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें वो है RateGain। तो RateGain जो है वो एक ट्रैवल इंडस्ट्री मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री में वो काम करता है कि जहाँ पे वो एक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करता है होटल्स एंड उसकी जो सप्लाई चेन वगैरह में जो प्लेयर्स आते हैं उनको। ये एक AI ड्रिवन प्ले है कि जहाँ पे कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए एक AI ड्रिवन एक सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन मतलब SaaS सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप के वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है होटल्स को कि आप प्राइस डिस्कवरी हो गया, फिर कस्टमर को लाना मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया होटल्स के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें RateGain अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए वो करता है और ये मेनली B2B सेगमेंट में है। अगर हम RateGain का पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अगर हम देखने जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो टेक ड्रिवन है, मतलब कि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्केलेबल है कंप्लीटली। मतलब अगर कंपनी को अगर अपना बिजनेस जो है वो स्केल करना है तो वो बहुत ही फास्ट कर सकता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस है। मतलब लेट्स से कि अगर कंपनी के अभी एग्जिस्टिंग वो 100 क्लाइंट को अगर वो कैटर करता है, कल उठ के अगर डिमांड बढ़ जाती है लेट्स से कि वहाँ पे 100 की जगह पे 120 कस्टमर्स अगर आ जाता है तो भी RateGain को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, इतना उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, वो जो एक्स्ट्रा कस्टमर्स आए हैं उनको कैटर करने के लिए, क्योंकि ये पूरा ही टेक ड्रिवन बिजनेस है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ RateGain के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर नेक्स्ट है कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन है। मतलब यहाँ पे कंपनी जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो चुके हैं। और दूसरा ये कि कंपनी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अपने जो होटल्स है, क्लाइंट्स है, उनके साथ वो डील करती है, ऐसा नहीं है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो पूरे ग्लोब में है, मतलब ग्लोबली उनका जो क्लाइंट बेस है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी का जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है। तो ये एक अगेन पॉजिटिव है RateGain के लिए कि जिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कैटर करता है। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अच्छा है। मतलब कंपनी जितना भी प्रॉफिट कर रही है उसको वो सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पा रही है उसके कैश फ्लो में, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब अगर जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा कि कंपनी का जो सेल्स है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, नो डाउट, बट इथोस जो है वो अपना प्रॉफिट को ऑपरेटिंग कैश फ्लो में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। जबकि यहाँ पे अगर हम RateGain को देखें तो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो अच्छा है। मतलब अगर कंपनी को एक्सपांड करना है फ्यूचर में तो वो कर पाएगा जो अपने इंटरनल अक्रूवल है उससे ही। तो ये एक अच्छी बात है RateGain को लेके। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो मार्जिन है कंपनी के वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। मतलब जब कंपनी लिस्ट हुई तब कंपनी के मार्जिन समवेयर अराउंड 8-9-10% के आसपास रहते थे। मतलब हाई सिंगल डिजिट में कंपनी के जो मार्जिन थे वो इनिशियली थे, बट आफ्टर सम टाइम कंपनी के मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। फिर नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है कंपनी के लिए। अगर डेट टू इक्विटी कम है तो उसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हाई इंटरेस्ट सिनारियो आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो हाई इंटरेस्ट सिनारियो है, तो ऐसे केसेस में आपको इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ेगा कंपेयर टू जिस कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है कि कंपनी में डेट टू इक्विटी जो है वो बहुत ही कंट्रोल में है। फिर नेक्स्ट है कि स्किन इन द गेम है। यस, उनके जो प्रमोटर्स है भानु चोपड़ा एंड मनु चोपड़ा, आई थिंक उनकी वाइफ है, तो उनका समवेयर अराउंड अभी के लिए स्टेक जो है वो 51-52% के आसपास है। बट रिसेंटली उन्होंने बहुत सारा खुद का जो स्टेक है वो भी उन्होंने सेल किया है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका जो अभी मॉडरेट है, मतलब 50% के आसपास कंपनी में उनका अभी के लिए स्टेक है। और आई थिंक उन्होंने ऐसा भी कुछ कहीं पे डिस्कस किया है या मेंशन किया है कि वो फ्यूचर में अभी सेलिंग नहीं करने वाले हैं। तो ये एक चीज है अभी के लिए, बट लेट्स सी हाउ द फ्यूचर अनफोल्ड फॉर दिस कंपनी। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी का जो मेन टेलविंड है वो ये है कि कोविड के बाद मतलब लोगों का
बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, मतलब कंपनी का जो एक एटीट्यूड था लाइफ के टुवर्ड्स वो भी चेंज हो गया। मतलब अभी के लिए लोग क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल को लेके बहुत ही कॉन्शियस हो गए। पर्सनली मैं भी साल में 2 या 3 ट्रिप करने लगा हूँ, जबकि मैं कोविड से पहले कहीं नहीं गया था। मतलब बहुत ही कम जगह पे मैंने ट्रैवल किया था, बट आफ्टर कोविड बहुत सारी ट्रिप्स जो है वो ऑर्गेनाइज होने लगी है। और अब आप भी देखोगे कि लोगों में अभी ट्रैवलिंग को लेके एक अच्छा परसेप्शन है, लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है रेडगेन को लेके। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऐसा हमें लग रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैपेबल है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कंपनी, अगर हम देखें कंपनी की जो हिस्ट्री, अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट हिस्ट्री, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी, मतलब कंपनी का जो पास था वो थोड़ा ट्रबलसम था। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं ये जर्नी में, बट वो सारी की सारी ट्रबल्स को वो नेविगेट करते हुए आज वो यहाँ तक पहुंच गए। मतलब कंपनी को उन्होंने लिस्ट कराया अच्छा खासा प्रीमियम पे, और ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैपेबल है इस बिजनेस को रन करने के लिए। प्लस अगर आप देखोगे कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंपनी जो है उनको एक्वायर करते लेती है। बट यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उस एक्विजिशंस को अच्छी तरह से कंपनी में सिनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं उसको वो लाने में कैपेबल लगते हैं, ऐसा अभी के लिए हमें लग रहा है। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैपेबल है इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये हो गए पॉजिटिव्स। एज यूजुअल अगर हम नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला अगेन यही है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अभी बहुत ज्यादा, मतलब समवेयर अराउंड 60 या 65 के पीई के रेंज में अभी वो ट्रेड कर रही है, विच इज वेरी हाई। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो कॉन्स्टेंटली अपना जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं। तो अगेन जैसे हमने पहले भी बोला कि अगर प्रमोटर ही अगर खुद माल अगर बेचता जाएगा तो मार्केट में स्टॉक्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगर वहाँ पे उतनी डिमांड अगर नहीं रही तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक की जो प्राइस है वो गिर सकती है इन द शॉर्ट रन। तो ये एक चीज़ अभी रेडगेन में थोड़ा है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है रेडगेन को। जैसे हमने देखा कि रेडगेन जो है वो सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता है, वो ग्लोबल एक प्लेयर है, उनका जो ऑपरेशन है वो ग्लोबली है। तो यहाँ पे उनका जो कंपटीशन है वो भी ग्लोबली उनको फेस करना पड़ेगा। जैसे जो कॉम्पिटिशन्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक्सपीडिया हो गया, फिर Booking.com हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सॉलिड प्लेयर्स हैं जो रेडगेन को सेम सेगमेंट के अंदर उनको कंपटीशन देते हैं। तो यहाँ पे इनोवेशन जो है वो कंपनी को करना पड़ेगा। अगर कंपनी को सर्वाइव करना है, कंपनी को अगर ग्रो करना है तो अगर कंपनी इनोवेट करती रहेगी, नए नए प्रोडक्ट्स लाती रहेगी, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। तो ये एक चीज है रेडगेन के केस में। फिर नेक्स्ट है कि थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है। सिक्लिकल मतलब कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इकोनॉमी में अगर रिसेशन ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि टूरिज्म एज अ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक चीज़ है रेडगेन में। फिर नेक्स्ट है कि ROE एंड ROCE जो है वो अभी लो है। ये दोनों रेशियो जो है वो जनरली इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं देखना कि जनरली वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा अगर डीप में जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ROE एंड ROCE ये दोनों रेशियो कम क्यों है, मतलब समवेयर अराउंड 10 to 12% के आसपास क्यों है। तो इसका मेन रीज़न है कि कंपनी जैसे जैसे नई नई कंपनीज को एक्वायर करती है तो वहाँ पे वो जो गुडविल का जो अमाउंट है वो बढ़ता रहता है, और गुडविल जो है वो कंपनी की बुक वैल्यू में ऐड होता रहता है। तो ये मेन रीज़न है कि ROE एंड ROCE जो है वो हमें, अगर हम ऑप्टिकली मतलब हम ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वो हमें लो लगेगा हमेशा। तो इसको भी कंपनी कैसे उसको फोकस कर सकती है, कैसे इन दो रेशियो को इम्प्रूव कर सकती है। तो उसके लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि कंपनी का जो एक्विजिशन है वो कितने प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो कंपनी को फोकस करना चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी डील कैसे ले, ताकि जो उनके जो प्रीमियम देना पड़े वो बहुत ही कम हो, और अल्टीमेटली ROE एंड ROCE जो है वो इम्प्रूव हो जाए फ्यूचर में। फिर नेक्स्ट है, जैसे हमने बोला कि कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्वायर करती रहती है छोटी कंपनीज को। तो ये एक अगेन अच्छी बात नहीं है। जैसे हमने पहले भी बहुत सारी बुक के वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया है कि ऑलमोस्ट 70 to 75% जितने मर्जर्स या तो एक्विजिशन जो है वो फेल होते हैं, मतलब उनकी जो फुल पोटेंशियल आना चाहिए या तो जो वैल्यू रियलाइज होनी चाहिए वो कभी होती नहीं है। तो ये चीज़ एक है कि जहाँ पे रेडगेन अभी के लिए मतलब वो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी कंटिन्यूसली वो उनको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई ऐसा एक्विजिशन कर लिया कि जो सिनर्जी नहीं ला रहा है, देन इट विल बी डिजास्टर फॉर द कंपनी लाइक रेडगेन। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है रेडगेन में इन्वेस्ट करने टाइम पे। तो ये हो गया रेडगेन। फिर आइडिया नंबर 3 है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये कंपनी जो है वो ऐसे सेगमेंट को कैटर करती है कि जिनके पास कोई ऑफिशियली
सैलरी स्लिप्स वगैरह नहीं आती है, बट उनको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है होम के लिए, तो वहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस जो है वो उनको कैटर करती है। तो यहाँ पे सबसे अगर पॉजिटिव अगर हम बात करने लगे तो वो ये है कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि कंपनी जो है ऐसा नहीं है कि आपको अगर होम लोन अगर किसी को चाहिए तो उसका सैलरी स्लिप और मतलब जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, इन ऑर्डर होने चाहिए। अगर आप कंपनी के जो मैनेजमेंट है, अगर आप उसके इंटरव्यू वगैरह देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ भी बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनको जो भी क्लाइंट्स को जिसको भी लोन लेना है तो उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लो और उसके बेस पे ही आपको उनको लोन जो है वो सैंक्शन कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने लेट से कि अगर वहाँ पे 20 डॉक्यूमेंट्स की अगर लिस्ट बनाई है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उस कस्टमर के पास, उस पोटेंशियल क्लाइंट के पास होने ही चाहिए। मतलब अगर उस 20 में से अगर 15 है तो आपको 15 के बेस पे डिसीजन लेना है और उसी के बेस पे आपको लोन देना है। तो ये एक चीज़ आप देखोगे कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है। प्लस कंपनी 48 आवर, मतलब ऐसा कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पे भी लिखा है और आई थिंक कंपनी करती भी है ऐसे कि वो 48 आवर, मतलब जब पहली बार उनके पास जब किसी होम लोन के लिए अगर एप्लीकेशन आया है तो वहाँ से 48 आवर्स में वो अपना लोन का जो डिसीजन है वो कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जहाँ पे ऐसी सेगमेंट में भी कंपनी जो है वो अच्छा खासा स्पीड में काम करती है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। मतलब मैंने बहुत सारे स्मॉल कैप्स डिस्कस किए हैं पर्सनली, मतलब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और उसमें स्टडी भी इतना किया है बहुत सारे स्मॉल कैप्स में। तो अगर मुझे बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट अगर किसी कंपनी में लगा है तो वो है होम फर्स्ट का अभी तक। और आई एनकरेज यू ऑल कि आप भी एक बार सिर्फ कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनकी जो पेडिग्री है वो एक बार आप चेक करो, तो तब आपको पता चलेगा कि जो होम फर्स्ट का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है। और स्मॉल कैप में आपको ऑलवेज ये चीज़ हमेशा देखना है, दो चीज़, वैसे तो आपको दो चीज़ हमेशा देखना है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और दूसरा उनका जो स्किन इन द गेम है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ हैं तो स्मॉल कैप में आप पॉसिबिलिटी है कि वो स्मॉल कैप जो है वो अच्छा करेगा फ्यूचर में। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी ब्रांच एक्सपेंशन पे अच्छा खासा अभी फोकस कर रही है। मतलब कंपनी का जो विजन है, जैसे लेटेस्ट कॉन कॉल में भी उन्होंने यही मेंशन किया था कि कंपनी का जो विजन है वो ये है कि उनको समवेयर अराउंड 500+ ब्रांचेस जो है वो अक्रॉस इंडिया वो उनको बनाने हैं। तो ये एक अच्छा मतलब दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फोकस्ड है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा, अभी अगर आप लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट आया था वो भी अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी, उनका जो टेक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ही उनका मैक्सिमम फोकस है कि उसको कैसे और रोबस्ट बना जाए और एंटी फ्रेजाइल बना जाए। तो ये एक अच्छी बात है। और अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंस बिजनेस का अगर हम सोचते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि यहाँ पे बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा खासा स्केलेबल हो सकता है फ्यूचर में। और दूसरा ये कि जब भी कंपनी को अगर दूसरे रीजन में, दूसरे स्टेट्स में अगर उनको बिजनेस को अगर स्केल करना है तो वहाँ पे वो इजीली कर पाएंगे। अगर उनका टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है अगर वो क्लियर है, वो अगर रोबस्ट है, तो वो बहुत ही फास्ट अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कंपनी का बहुत अच्छा है। मतलब अगर रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का दोनों एनपीए का जो नंबर है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर फाइनेंस कंपनीज। तो ये एक अच्छी बात है। और ये मतलब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है उनके नंबर जो है वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये हमें दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रिस्क मैनेज करने में कैपेबल है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो भी कंपनी का अच्छा है। मतलब समवेयर अराउंड 3.8 या 3.9 के आसपास अभी होम फर्स्ट का रिटर्न ऑन एसेट है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये मतलब यहाँ पे 2-3 क्राइटेरिया रहते हैं जो डिफरेंट होते हैं बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में जब हम किसी एनबीएफसी या तो बैंकिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया मेनली पॉजिटिव्स। अगर हम नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो मॉडरेट टू हाई वैल्यूएशन, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी जो है वो ओवरवैल्यूड है, या ऐसा भी नहीं है कि कंपनी जो है वो एक रीजनेबल रेंज में घूम रही है। तो ये चीज़ है मतलब सारे ही स्मॉल कैप्स में अभी के लिए कि जहाँ पे हर एक स्मॉल कैप की वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है, स्मॉल कैप में क्रैश आता है, तो
आपके पास एक सेट ऑफ लिस्ट रेडी होना चाहिए कि जहाँ पे वो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सको। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का हैंगओवर अभी भी है। मतलब कंपनी में 2 या 3 प्राइवेट इक्विटी के जो प्लेयर है उन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा था और आज भी इन्वेस्टेड है, और बीच में उन्होंने अपना IPO के टाइम पे और बीच में स्टेक जो है वो सेल किया था। बट एक ये दिक्कत आता है कि जब कंटिन्यूसली अगर प्राइवेट इक्विटी का हैंगओवर अगर रहता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली आता रहेगा। मतलब अगर शेयर्स मार्केट में बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे सप्लाई डिमांड का जो इक्वेशन है वो मिसमैच हो जाएगा, और अगर कंपनी के शेयर की अगर इतनी डिमांड नहीं रही तो शेयर का जो प्राइस है वो डाउन आ सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है फॉर द सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे ही प्राइवेट इक्विटी कंप्लीट अगर एग्जिट वो ले लेता है तो वहाँ से स्टॉक को, ये जो स्टॉक है वो चल सकता है। मतलब यहाँ पे हम कोई किसी भी तरह का हम फोरकास्ट अभी नहीं कर रहे हैं, बट हम सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट इक्विटी का हैंगओवर चला जाता है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है पॉसिबली। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन का इश्यू अभी होम फर्स्ट फाइनेंस के लिए है। इनका जो मेजोरिटी पोर्टफोलियो जो है वो या तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, मतलब जो वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे अभी है। मतलब अगर लेट से कि अगर किसी भी तरह का अगर कोई चैलेंजेस आता है ये 3-4 स्टेट्स के अंदर, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो सकता है, कंपनी के जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। फिर नेक्स्ट है कि ये सिक्लिकल बिजनेस है। सिक्लिकल मतलब कि जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड है। तो अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे यही होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर हम डिस्कस करें तो अभी क्या है कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो है। मतलब ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अभी अगर आपको होम लोन या कार लोन या ऐसा कुछ भी किसी भी टाइप का अगर आपको लोन लेना है तो अभी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से होता यह है कि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग लोन कम लेते हैं, तो इसकी वजह से कंपनी के टॉप लाइन में बॉटम लाइन में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि ये जो है वो एक सिक्लिकल बिजनेस है। मतलब अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। तो ये हो गया होम फर्स्ट फाइनेंस। फिर नेक्स्ट है मिसेस बेक्टर फूड। ये एक कंपनी जिसका IPO भी रिसेंटली आई थिंक 1 या 2 साल पहले आया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो मेनली एक FMCG काइंड ऑफ बिजनेस है कि जो ब्रेड्स एंड बिस्किट्स, कुकीज़, वो सब सारी चीज़ें जो है वो बनाती है। तो अगर हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहला यही है कि कंपनी का जो ब्रांड का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा है। मतलब कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी ब्रांड्स बनाई है। मतलब क्रीमेका करके एक आता है जो उनका कुकीज़ का पोर्टफोलियो है। फिर एक इंग्लिश ओवन करके एक दूसरा ब्रांड है जो इसी कंपनी का है, वो जो अच्छी गुड क्वालिटी जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसका ये ब्रांड है। तो ब्रांड का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो वो अच्छा है इस कंपनी को, और ये कंपनी जो है वो मेनली कंज्यूमर सेगमेंट में है, FMCG सेगमेंट में है। दूसरा ये कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी बहुत कम है। मतलब कंपनी अभी एक स्मॉल कैप सेगमेंट में ही है और उसी की वजह से अभी हमने इसको यहाँ पे कवर किया है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें तो कंपनी एक अच्छी मैनेज कंपनी है कि जहाँ पे डेट कम है कंपेयर टू इक्विटी, विच इज़ अ गुड थिंग, और उसके जो बेनिफिट्स है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रमोटर है वो कॉन्स्टेंटली अपना स्टेक जो है वो बढ़ा रहा है। जब से उन्होंने IPO लाया है तब से लेके कंपनी के जो प्रमोटर है वो कॉन्स्टेंटली बाय कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर को भी खुद के अपने बिजनेस में भी वहाँ पे एक फ्यूचर दिख रहा है, तभी जाके वो बाय कर रहे हैं। प्लस ये चीज़ भी हो सकती है कि कंपनी के प्रमोटर्स को लगता है कि हमारा जो शेयर है, हमारा जो स्टॉक है उसका प्राइस कम है, वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वजह से हम परचेस कर रहे हैं। बट वॉट एवर द रीजन, हमें तो यही देखना है कि अगर स्मॉल कैप में प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, प्रमोटर खुद बाय कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कंपनी जो कुकीज़ एंड ब्रेड्स वगैरह वो बनाती है तो वो बनता है बेसिकली व्हीट से। तो अगर उसके प्राइस अगर ऊपर नीचे होते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो भी ऊपर नीचे होते रहेंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी के ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। नेक्स्ट है कि जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो कर रही है। मतलब लोग आज आप अपने अराउंड भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे
पैकेज फूड का कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग आज फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाने लगे हैं, तो उसकी वजह से मतलब ऑलमोस्ट अगर कोई भी अगर हम फास्ट फूड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि ब्रेड हो गया, फिर बन हो गया, तो उसका यूजेज जो है, उसका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा रहता है। और वहीं पे ही मिसेस बेक्टर फूड जो है वो अपना प्रोडक्ट है वो सेल करती है। तो पूरी इंडस्ट्री जो है ओवरऑल वो ही ग्रो कर रही है। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मतलब अनूप बेक्टर जो आई थिंक कंपनी के सीईओ हैं, तो वो कंपनी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक कंपनी की अच्छी बात है कि जहाँ पे मैनेजमेंट जो है उनको ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी का ROE एंड ROC दोनों नंबर अच्छे हैं और 20-25% से भी ज़्यादा है, विच मीन्स कि कंपनी का अगर ROE एंड ROC का नंबर अगर उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर अच्छा खासा है तो अपने शेयर होल्डर के लिए वो आज नहीं तो कल वैल्यू क्रिएट कर ही देगा। फिर अगर हम उसके नेगेटिव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है कि कम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम देखते हैं तो मिसेस बेक्टर फूड का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो थोड़ा बहुत मिलता आता है ब्रिटानिया का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनसे। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी सॉलिड एंड एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक ब्रिटानिया ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो ये एक चीज़ है कि जहाँ पे कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है कि जब ब्रिटानिया जैसा प्लेयर आपके सामने हो। और दूसरा ये कि अगर ऐसा अगर प्लेयर है तो वहाँ पे आपके जो मार्जिन्स है वो फ्यूचर में कंप्रेस या तो स्टेबल हो सकते हैं। मतलब एक हद से ज़्यादा आप उसमें वहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस जो है मार्जिन्स जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये एक चीज़ है कि कम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो मिसेस बेक्टर फूड के केस में बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है अगर वो उसमें अगर वॉलेटिलिटी आती है तो कंपनी के मार्जिन्स पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है कि कुछ आई थिंक कंपनी के प्रमोटर्स हैं वहाँ पे उनके जो भाई है या उसके साथ किसी तरह का कुछ फैमिली में इश्यू चल रहा था और उसी की वजह से बिजनेस जो है वो अलग हुआ था। तो इसमें ऐसा हुआ था कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स जो है वो क्रीमेकर के पास आए और कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो था वो उनके जो दूसरे भाई जो अलग हो गए इस बिजनेस से उनके पास गया है और वो भी ऐसे सिमिलर बिजनेस वो चला रहा है। तो ये एक चीज़ है कि जहाँ पे हमें देखना है कि फैमिली फ्यूड की वजह से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो सफ़र नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये भी है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ B2C बिजनेस में है, मतलब डायरेक्टली वो कस्टमर्स को ही बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी का कुछ रेवेन्यू जो है वो B2B मतलब B2B मॉडल से आता है। मतलब जहाँ पे कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली अदर बिजनेसेस को वो सेल करता है। फॉर एग्जांपल आई थिंक मैंने भी एक जगह पे देखा था मैकडोनल्ड्स के एक आउटलेट पे कि जहाँ पे इंग्लिश ओवन के जो बन्स थे वो वहाँ पे वो लोग यूज़ कर रहे थे अपने जो रेगुलर बर्गर्स वगैरह आते हैं उसके लिए। तो ये एक चीज़ है। और B2B में जनरली थोड़ा मतलब नेगेटिव इसलिए है कि यहाँ पे B2B बिज़नेस को थोड़ा स्केल अप कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है और वहाँ पे चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो ये एक चीज़ है मिसेस बेक्टर फूड को लेके। तो ये हो गया इसका एनालिसिस। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है आइडिया नंबर 5, हिंडवेयर होम्स। हिंडवेयर होम्स जो है वो करंटली 4 मेजर सेगमेंट्स में काम करती है, बिल्डिंग मटेरियल्स प्लस होम अप्लायंस प्लस पाइप्स एंड फिटिंग्स प्लस रिटेल सेगमेंट। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं तो वो टाइल्स हो गया, वैसी जो मटेरियल्स आता है बिल्डिंग मटेरियल्स उनमें वो काम करते हैं। प्लस वो अभी होम अप्लायंसेस में भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं। मतलब पर्सनली मेरे घर पे भी हमने जो गीज़र आता है पानी गर्म करने के लिए वो भी हमने हिंडवेयर होम्स का ही अभी के लिए लिया हुआ है। तो ऐसे होम अप्लायंसेस दूसरे भी हिंडवेयर के आते हैं। फिर नेक्स्ट है पाइप्स एंड फिटिंग्स की, जहाँ पे आई थिंक ट्रू फ्लो करके एक ब्रांड है स्पेसिफिक जो हिंडवेयर ने डेवलप किया है कि जहाँ पे उनका प्रोडक्ट पाइप्स का PVC पाइप्स जो आती है उनका पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो अभी डेवलप कर रहे हैं। और फिर रिटेल सेगमेंट में कि जहाँ पे वो डायरेक्टली मैट्रेसेस वगैरह और ऐसे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स आते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। तो अभी के लिए हिंडवेयर जो है ये 4 मेजर सेगमेंट में काम करता है, विच इज़ अ गुड थिंग। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें स्किन इन द गेम है, कंपनी का जो स्टेक है, प्रमोटर का जो स्टेक है वो अच्छा खासा है, विच इज़ अ गुड थिंग। फिर नेक्स्ट है कि इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी जैसे जैसे अगर गवर्नमेंट का अगर फोकस बढ़ता जाएगा इंफ्रा को लेके तो वहाँ पे हर चीज़ में बिल्डिंग मटेरियल्स और पाइप्स एंड फिटिंग्स ये 2 तो मेजर है कि जहाँ पे डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली आती रहेगी।
प्लस अगर जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन का अगर ट्रेंड बढ़ता जाएगा तो लोग अच्छे अच्छे अप्लायंसेस अगर बाय करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इनका जो होम अप्लायंसेस वाला जो सेगमेंट है वो भी परफॉर्म करने लगेगा। और फाइनली जो रिटेल सेगमेंट है एज ऑफ नाउ वो थोड़ा अभी लॉस में है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, मतलब जो कंपनी सेल करती है, जो कंपनी प्रोडक्ट्स सेल करती है, जो प्रॉफिट में दिखाती है, तो वहाँ पे वो कंपनी सक्सेसफुली उस प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी कंपनी के जो मार्जिन है वो इतने अच्छे नहीं है, मतलब अगर हम इनकी जो कंपटीटर्स है, डायरेक्ट कंपटीटर्स हो गए जैसे कि सेरा है या कजारिया सिरामिक्स है, अगर उनके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट डबल है हिंडवेयर होम से एज ऑफ नाउ। बट अभी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका यही मेन फोकस है कि जो मार्जिन्स है उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये हो गए पॉजिटिव्स। अगर हम नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, मतलब कंपनी अभी स्मॉल कैप है, मतलब कंपनी इतनी बड़ी नहीं है। और जब आप एक स्मॉल कैप प्लेयर होते हो, छोटी कंपनी होते हो, तो आपको आप फोकस होना चाहिए किसी एक या दो सेगमेंट पे और उसी को आपको कंटिन्यूसली डेवलप करते जाना है। बट यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि उन्होंने, जैसे हम देख सकते हैं कि चार डिफरेंट सेगमेंट्स में वो काम कर रही है, बिल्डिंग मटेरियल्स, अप्लायंसेस, पाइप्स, रिटेल। अभी कंपनी का जो स्केल एक टाइम से जब बड़ा हो जाएगा, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो आ जाएगा, उसके बाद आप सोच सकते हो। बट अभी से अगर आप इतना डाइवर्सिफिकेशन कर लोगे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में तो कंपनी को ग्रो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक चीज़ जो है वो पर्सनली मुझे यहाँ पे सही नहीं लगी है हिंडवेयर होम्स के केस में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब जहाँ पे जो चार सेगमेंट अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी एस्ट्रल है, प्रिंस पाइप है, फिर बहुत सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है कि जो इसी सेगमेंट में काम करते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा तो आपको आपका जो प्रोडक्ट्स है उसको बेचने में आपको दिक्कत आएगा, आपका मार्जिन जो है वो अच्छा नहीं रह पाएगा। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे कि जो हिंडवेयर के मैनेजमेंट को देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी के पास डेट अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर डेट टू इक्विटी के बारे में अगर हम बात करें तो 1.8 1.9 के आसपास कंपनी का जो डेट टू इक्विटी जो है वो अभी चल रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो कंपनी के अभी लो है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फोकस कर रहे हैं कि वो कैसे अपना जो मार्जिन है उसको इंक्रीज़ कर पाए। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो कंपनी के जो मार्जिन है, ओपीएम्स जो है वो उनके जो पीयर्स है, सेरा हो गया, कजारिया हो गया, तो उनके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अगर रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा, लोग ज़्यादा घर लेंगे, तब जाके इनकी जो प्रोडक्ट्स है, इनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे नोट करना है। और अगर रियल एस्टेट सेक्टर पे अगर कंपनी का डिपेंडेंसी है, विच मीन्स कि कंपनी एक तरह से थोड़ा सिक्लिकल भी है। फिर नेक्स्ट है, जैसे हम देख सकते हैं कि ROE एंड ROCE जो है उसके नंबर अभी अच्छे नहीं हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट को ये भी देखना होगा कि उनको रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर ये दो रेशियो अगर कंपनी अच्छा इम्प्रूव कर सकता है तो फ्यूचर में इन्वेस्टर्स जो है वो भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एंड फाइनली कि जो उनका कंज्यूमर अप्लायंस वाला जो सेगमेंट है, मतलब होम अप्लायंस वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पे अभी इतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। और जैसे हमने पहले भी बोला कि वहाँ पे ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं। अगर मैं सिर्फ होम अप्लायंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे वी गार्ड हो गया, TT के प्रेस्टीज है, तो ये बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अच्छा खासा काम कर रही है। और अगर ऐसे सेगमेंट में अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको ही दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये नेगेटिव्स हैं और पॉजिटिव्स भी हैं कंपनी को लेके। तो ये 5 चीज़ें तो अभी हमने डिस्कस कर ली, 5 स्टॉक्स का भी हमने डिस्कस तो कर लिया। बट अभी भी अगर हमें थोड़ा और डीप एनालिसिस अगर हम करना है तो हम इसको इस तरह से हम इसको बिठा सकते हैं कि जहाँ पे 5 कंपनी को हमने एक तरफ रख दिया, फिर वहाँ पे हमने एंट्री बैरियर्स हम चेक करेंगे ईच कंपनी के लिए, डिसरप्शन मतलब पोटेंशियल क्या है, किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें कितना डिसरप्शन आ सकता है उसका अगर हम चेक करें। और फाइनली हम एक ये भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर कितना है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमें एक
अच्छा व्यू दे सकती है अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देखना है, स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईथोस से, कि जहाँ पे अगर हम देखें तो एंट्री बैरियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब लेट्स से कि अगर राडो ने ईथोस के साथ अगर एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर लिया है तो वहाँ पे किसी और प्लेयर को वहाँ पे आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये एक चीज़ है ईथोस को लेके कि जहाँ पे एंट्री बैरियर्स उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा है, बट राइट। फिर डिसरप्शन तो बहुत ही मॉडरेट चांस है। जैसे हमने देखा वॉच के केस में इट इज़ पॉसिबल कि जहाँ पे एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनीज ईथोस को उनके जो वॉच वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे उनको कंपटीशन दे सकती है, तो वहाँ पे डिसरप्शन के चांस है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम है या बहुत ही ज़्यादा है। तो डिसरप्शन हम जैसा ऐसा बोल सकते हैं कि वो मॉडरेट लेवल पे है। और यस, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि कंपनी जो है उनकी खुद की कोई ब्रांड्स अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। कंपनी जो है वो दूसरी जो अल्ट्रा प्रीमियम, अल्ट्रा लग्जरियस ब्रांड्स आती हैं उनके साथ डील करती है और उसके हिसाब से उनका जो प्राइसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है। बट यहाँ पे हम ऐसा सर्टेनली बोल सकते हैं कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। फिर नेक्स्ट है रेट गेन के अगर बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे एंट्री बैरियर्स जो है वो मॉडरेट है। मतलब बहुत सारी कंपनीज, जैसे हमने बोला कि रेट गेन जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है उसमें वो है। बट रेट गेन ने एक प्रोप्राइटरी अपनी जो टेक्नोलॉजी है, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप किया है और उसके बेस पे वो अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडरेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आके वो रेट गेन का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट डिसरप्शन, किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में डिसरप्शन के चांस बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अभी एआई मार्केट में चल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल भी है कि रेट गेन जो है उनका जो बिजनेस है वो डिसरप्ट हो सकता है। कोई और अगर सॉल्यूशन आ गया और कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन आ गया तो ये एक चीज़ है कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी, टेक कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना कि वहाँ पे डिसरप्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं। जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके प्राइसिंग पावर जो है वो भी थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है कंपनी के साथ अभी के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि स्विचिंग कॉस्ट जो है वो रेट गेन के केस में बहुत ही ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो इतना जल्दी स्विच नहीं करता है अपना जो रिलेशन है रेट गेन के साथ, जो प्रोडक्ट वो रेट गेन के यूज़ कर रहे हैं, तो उतना जल्दी वो स्विच नहीं कर पाते क्योंकि वो टाइटली इंटीग्रेटेड रहता है उनका जो पूरा ऑपरेशन है, इसीलिए। तो ये एक चीज़ है रेट गेन के लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो होम फर्स्ट के केस में कि जहाँ पे NBFC बहुत ज़्यादा है। मतलब आई थिंक स्क्रीनर पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ 500 से भी ज़्यादा NBFCs जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है और अनलिस्टेड के भी अभी हम बात ही नहीं कर रहे। तो ये एक चीज़ है कि जहाँ पे बहुत सारे NBFCs जो है मार्केट में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंट्री बैरियर जो है वो कम है या तो मॉडरेट लेवल पे है। फिर डिसरप्शन के चांस बहुत कम है। मतलब अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेना है, मतलब उसमें कोई टेक्नोलॉजी लेट्स से कि अगर कल उठ के अगर AI भी आ जाता है तो उसमें कंपनी के बिजनेस मॉडल पे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कि प्राइसिंग पावर मतलब मॉडरेट है। मतलब यहाँ पे लेट्स से कि अगर आप किसी कस्टमर से अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो पॉसिबल है कि वो कस्टमर जो है वो किसी और जगह से लोन ले लेगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ होम फर्स्ट से ही लोन लेना है। आपको अपने लोन से ही मतलब है तो आप ऐसी जगह पे ही जाओगे कि जहाँ पे आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो इसकी वजह से प्राइसिंग पावर जो है वो मॉडरेट है कंपनी के लिए, बट लो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे कस्टमर को और कोई लोन नहीं देगा क्योंकि उनके जो क्रेडेंशियल है वही ऐसे, मतलब उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, ऐसा कुछ है, तो उसकी वजह से उनको कुछ भी करके होम फर्स्ट से लोन लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि प्राइसिंग पावर मॉडरेट लेवल पे है होम फर्स्ट का। फिर अगर हम मिसेस बेक्टर फूड के बारे में अगर बात करें तो एंट्री बैरियर्स जो है वो लो है। मतलब ब्रेड बनाने वाले अनगिनत वहाँ पे बेकरीज है पूरे इंडिया में, तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स जो है वो बहुत ही लो है। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ऐसा लाइसेंस या ऐसा कोई अप्रूवल, स्पेशल अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि डिसरप्शन के चांसेस भी बहुत लो है। मतलब कोई किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग खाना बंद कर देंगे। तो इसी की वजह से
मिसेस बेक्टर फूड में हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो डिसरप्शन का जो लेवल है वो लो है, और वो एक अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट है कि प्राइसिंग पावर। यस, कंपनी के पास एक ब्रांड है कंपनी, बट कंपनी जो सेगमेंट में, जो कस्टमर के सेगमेंट में वो जो काम करती है, ऑपरेट करती है, वहाँ पे अदर्स एस्टेब्लिश्ड प्लेयर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो इसी की वजह से उनका जो प्राइसिंग पावर है वो भी मॉडरेट है, मतलब लो भी नहीं है और हाई भी नहीं है, तो वो एक मॉडरेट लेवल पे है। तो ये एक चीज़ है कंपनी के लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें हिंडवेयर होम के केस में, तो यहाँ पे एंट्री बैरियर जो है वो बहुत ही लो है। मतलब कितनी ऐसी कंपनीज है जो पाइप्स बनाती है, फिटिंग बनाती है, बाथवेयर बनाती है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एंट्री बैरियर जो है वो बहुत लो है हिंडवेयर के केस में, और डिस्ट्रप्शन के चांसेस भी एग्जैक्टली बहुत ही कम है। मतलब अगर लेट्स से कि अगर आपको वाटर गीज़र चाहिए तो वहाँ पे आपको वाटर गीज़र ही लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई AI ड्रिवन कोई चीज़ आ गया जो पानी को ऑटोमेटिक गर्म करेगा, ऐसा कुछ तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिस्ट्रप्शन के चांसेस भी बहुत कम है। फिर नेक्स्ट अगर हम प्राइसिंग पावर देखें तो वो भी कम है, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट्स में काम करते हैं वो कमोडिटी टाइप है। तो ये एक चीज़ है कि जिसकी वजह से प्राइसिंग पावर बहुत कम है, और कम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पे जितने भी प्लेयर हैं उनको इतना मौका नहीं मिलता है कि वो अपनी जो प्राइसिंग है उसको एक्सरसाइज कर सके। तो ये मेन चीज़ें थी कि जहाँ पे हम ये पांचों कंपनीज को हमने इतना डिटेल में अभी हमने डिस्कस किया। और फाइनली आपको कब, मतलब ऐसा हम कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, बट अगर जब भी मुझे बाय करना होगा तो ये एक कोट है हावर्ड मार्क्स की तरफ से जो मुझे हमेशा याद रहेगा कि स्टॉक्स आर चीपेस्ट व्हेन एवरीथिंग लुक्स ग्रिमली। मतलब जब ब्लड बाथ होगा स्ट्रीट पे, दलाल स्ट्रीट पे, तो अभी मैं पर्सनली बाय करने का सोचूंगा इन सारी कंपनीज में। अभी के लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स की, मतलब स्मॉल कैप्स जितने भी हैं उन सब की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और इसी की वजह से अभी मैं इसमें ये जो कंपनीज हमने डिस्कस किया उसमें कहीं पे भी अभी हमने पोजीशन नहीं बनाई है, बट हम फ्यूचर में कभी भी बना सकते हैं पोजीशंस। तो ये चीज़ आप याद रखना, और ये वीडियो को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरफ मत लेना। ये पूरा का पूरा एजुकेशनल वीडियो है, और जितने भी वीडियोस हमारी चैनल पे हैं वो सब एजुकेशनल वीडियो है। हम किसी भी तरह का सेबी की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, और हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट है बस। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा अभी किसी भी सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और हमने रिसेंटली एक मिड कैप FMCG मोनोपोलिस्टिक टाइप स्टॉक को हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था, जिसकी लिंक आपको वहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आपको उसको कमेंट सेक्शन में डालना। मैं ट्राई करूँगा कि उनको मैं आंसर कर पाऊँगा, आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।